नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शाम के 6 बजे की हर बड़ी हलचल के साथ न्यूज रूम से सवाल इंडिया का आप देख रहे हैं। लेकिन आज कार्यक्रम में बिहार के ऑन ग्राउंड हलचल आपको दिखाएंगे। कहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, कहां पर नाराजगी चल रही है, कहां पर स्टार कैंपेनर्स मैदान में उतरने वाले हैं, तो ये सारे अपडेट होंगे। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज के 4 बड़े सवालों पर। तो आज कार्यक्रम में जिन सवालों का एनालिसिस होगा उसमें पहला सवाल प्रशांत किशोर को लेकर है कि आखिर उनकी पॉलिटिक्स क्या है, क्या चुनावी मैदान छोड़ दिया, ये सवाल होगा। दूसरा सवाल नीतीश से लेकर कुशवाहा तक एनडीए में क्या सब ठीक है। तीसरा सवाल महुआ सीट से तेज प्रताप पीछे क्यों हट गए हैं। और चौथा सवाल रंग में भंग मत डालना, ये चेतावनी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आखिर किसके लिए दे रहे हैं। तो इन सभी खबरों पर आपको आगे डिटेल में रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ कर रही हूं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। पहली लिस्ट जो रिलीज की गई है उसमें 14 उम्मीदवारों के नाम हैं। गोविंदगंज से राजू तिवारी को टिकट दिया गया है, दरौली से विष्णुदेव पासवान को टिकट दिया गया है। तो देखिए, कुल मिलाकर एनडीए में 29 सीटें चिराग पासवान को ऑफर की गई हैं। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने निकल कर आया तो उसमें से जो पहली सूची आई है उसमें 14 उम्मीदवारों के नाम हैं जो रिलीज किए गए हैं अभी एलजेपी की तरफ से। दरौली से विष्णुदेव पासवान को टिकट दिया गया है। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रशांत, 14 नाम सामने आ गए हैं, तो पहली लिस्ट में क्या मैसेजिंग निकल कर आ रही है सामने वोटर्स के लिए? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो दो सीटों पर ये बार बार कहा जा रहा था कि वो सीटें बीजेपी के खाते में चली जाएंगी, लेकिन पहले भी बीजेपी ने अनाउंस कर दिया गोविंदगंज और ब्रह्मपुर की सीट, इन दोनों पर चिराग पासवान ने अपने जो पुराने साथी हैं, जो लगातार उनके साथ जो उनके खराब दिन चल रहे थे उनके साथ भी थे, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी वो गोविंदगंज से हैं, और हुलास पांडे जो ब्रह्मपुर बक्सर की ब्रह्मपुर सीट है उससे उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन एक बड़ी चीज, इस सूची जो पहली सूची जारी हुई है उसमें महुआ विधानसभा का जिक्र नहीं है। आप जानती हैं उमेश को, जो उपेंद्र कुशवाहा है, उनकी पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच इस सीट को लेकर रस्साकशी जारी है। आज ही उपेंद्र कुशवाहा इसी सीट को लेकर अमित शाह से मुलाकात हुई थी और ये कहा जा रहा था कि ये सीट एलजेपी के ही पास रहेगी। लेकिन अगर पहली सूची को इंडिकेशन है तो उस पर अभी उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, इसका मतलब वो सीट अभी पेंडिंग है, उस पर अभी भी चर्चा जारी है। ठीक है, शुक्रिया प्रशांत, इस जानकारी के लिए। आपका अपडेट्स आपसे आगे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, बिहार के हर हलचल जब आपको दिखा रहे हैं तो आज अब मैं आगे आपको बिहार की 4 तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। और ये 4 तस्वीरें क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए, जब बात चुनाव की होती है तो चुनाव का ताल्लुक राजयोग से होता है, क्योंकि सत्ता की चाबी चुनावों के जरिए ही मिलनी है आगे। लेकिन बिहार में लग ऐसा रहा है कि जैसे नाराज योग चल रहा है। और ये नाराज योग क्यों चल रहा है? क्योंकि एक तरफ आप देखिए, नीतीश कुमार नाखुश बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मामला शांत है, लेकिन परेशानी क्या है? क्या ये सच है कि नीतीश जेडीयू के हिस्से की सीटें चिराग पासवान के खाते में जाने से नाराज हैं? उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का जिक्र देखिए अभी प्रशांत भी कर रहे थे। महुआ सीट को लेकर क्या होगा, ये सवाल है। तीसरी तस्वीर जीतन राम मांझी की। आखिर मांझी क्यों नाराज हैं, खासतौर पर तब जबकि वो अपनी बहू और समधन के लिए पहले ही टिकट पक्का कर चुके हैं। और चौथी तस्वीर है अलग अलग पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की, जो टिकट न मिलने से नाराज हैं और अपनी अपनी पार्टियों के दफ्तरों पर पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। और आइए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए वो बिहार कल रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ यूं तो स्टार कैंपेनर के रूप में देखे जाते हैं, तो जो फैसला वो यूपी में ले रहे हैं, त्योहारों के वक्त में खलल डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क्यों यूपी में लिए गए फैसलों की गूंज भी बिहार तक सुनाई दे रही है। रिपोर्ट। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। इस तस्वीर को देखकर समझिए कि योगी आदित्यनाथ त्योहारों पर रंग में भंग डालने वालों को चेतावनी क्यों दे रहे हैं। और सिर्फ चेतावनी ही नहीं दे रहे, पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। त्योहारों को लेकर यूपी में सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है, इसकी एक तस्वीर
मुरादाबाद जिले से सामने आई है। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने और जनता में भरोसा बनाए रखने के लिए डीआईजी मुनिराज जी और एसएसपी सतपाल अंतिल ने भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर के बाजारों में पैदल मार्च किया। पुलिस के आला अधिकारियों ने शहर के कई इलाकों में घूमकर हालात देखे और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को जरूरी निर्देश दिए। पैदल मार्च के दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों से बातचीत भी की। पुलिस की मौजूदगी का संदेश साफ है, कानून व्यवस्था में किसी भी तरह का खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांति हर कीमत पर बनी रहनी चाहिए। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों वर्यों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपने अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। वहीं आगामी त्योहारों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कड़ा संदेश दिया। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। योगी ने यह आरोप भी लगाया कि 2014 से पहले यूपी में सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों के परिवारों का ही ध्यान रखा जाता था, बाकी लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ही बड़ी खबर ये कि कल उनका बिहार का दौरा होगा। बिहार कल वो पहुंचेंगे, स्टार कैंपेनर के रोल में तो है ही, लेकिन कल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उनके नामांकन के दौरान भी योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। लखनऊ से सवेरे 10-10:30 बजे रवाना होंगे। अब देखिए, तारापुर सीट अपने आप में बहुत अहम इसलिए भी हो जाती है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि सम्राट चौधरी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत का भी जो तार है वो इससे जुड़ता है, क्योंकि उनके पिताजी यहाँ से इस सीट से कई बार विधायक रहे, उनकी माँ भी इस सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी है और अब इसी राजनीतिक विरासत को बीजेपी ने सौंपा है सम्राट चौधरी के हाथों। आइए अब आपको आज की एक और बड़ी खबर इस वक्त हम दिखाते हैं। एक तरफ हमने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ कल इस दौरे पर होंगे, लेकिन बड़ी खबर है आपको 2 तस्वीरों के रूप में मैं दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इन 2 तस्वीरों में बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर एक सवाल छिपा हुआ है। सवाल यह है कि क्या रण छोड़कर भाग गए हैं प्रशांत किशोर और तेज प्रताप? क्योंकि बड़ा चेहरा देखिए, जन स्वराज की इतनी यात्राएं वहां पर हुई हैं और उन सबके बीच बड़ा प्रश्न ये था कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, और जिस तरह की चुनौती वो प्रस्तुत कर रहे थे उसके लिहाज से क्या होगा। लेकिन चुनाव नहीं लड़ने का फैसला प्रशांत किशोर ने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं हम तेज प्रताप के बारे में, जो महुआ से नामांकन फाइल करने वाले थे, लेकिन
उन्होंने अपनी सीट बदलने का फैसला किया। आखिर क्यों ये फैसला लिया गया, ऐसी क्या बात हो गई कि अपनी चुनावी परीक्षा छोड़कर भाग गए प्रशांत किशोर? देखिए रिपोर्ट। चुनावी रण छोड़कर क्यों भागे प्रशांत किशोर? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है, मेरा भी उसमें मत है। जनता से बदलाव का वादा करने वाले पीके चुनावी परीक्षा से क्यों बच रहे? निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। क्या पीके का ये फैसला सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या पीके की सोच किंग की जगह किंग मेकर बनने की है? सवाल तो कई हैं, लेकिन सच यही है कि चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थीं। वो राघोपुर सीट से तेजस्वी के खिलाफ चुनावी ताल ठोक सकते हैं। बताया तो ये भी जा रहा था कि राघोपुर से जन सुराज के चुनावी अभियान की शुरुआत भी पीके की प्लानिंग का हिस्सा है। प्रशांत किशोर का उनके होम टाउन सासाराम से भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी, जिसका जिक्र वो कई बार इंटरव्यू में कर चुके थे। लेकिन पीके ने सुबह एक बयान दिया जिससे उनके चुनाव लड़ने की चल रही खबरों पर विराम लग गया। अब साफ है कि पीके चुनावी परीक्षा में खुद नहीं उतरेंगे। नहीं करेंगे, अभी वो निर्णय हो गया है पार्टी में। चंचल सिंह जी का राघोपुर से करने के बाद तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जन सुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है, इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। एंड आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे बट पार्टी को एक सपोर्ट? बिल्कुल, जो कर रहे हैं अभी जो काम कर रहे हैं वो करते रहे। प्रशांत किशोर भले कह रहे हों कि ये पार्टी का फैसला है, लेकिन सच यही है कि इसके पीछे पूरी एक सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत उन्होंने चुनावी मैदान में नहीं उतरने का फैसला किया। पीके अगर चुनावी मैदान में उतरते तो प्रशांत किशोर का पूरा फोकस एक खास सीट पर होता। ऐसे में पीके दूसरी सीटों पर कम ध्यान दे पाते। पीके नहीं चाहते कि उनकी लड़ाई सिर्फ सीट तक सिमट कर रह जाए। अगर पीके हार जाते तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता। पहली बार में प्रशांत किशोर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बहरहाल 9 अक्टूबर को जब जन सुराज की पहली लिस्ट जारी हुई थी, तब हमारे संवाददाता मनोरंजन भारती और सुमित अवस्थी पटना में थे। उन्होंने जब पीके से उनके चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा तो सुनिए प्रशांत ने क्या जवाब दिया था। इस चुनाव में प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़ रहे हो और वो केसी सिन्हा की जरूरत हो, किसने बोला? नहीं, कहाँ है आपका नाम? अरे आपके कहने से आपके कहने से नहीं ना चलता है जनसुराज। कैसे चलेगा? जनसुराज बिहार के लोग जनता की आवाज है ना। तो आप 2.5-3 साल घूम रहे थे ना बिहार में, जनता के बीच में गए थे ना, तो कहाँ है? आपका नाम क्यों नहीं पहले लिस्ट? नहीं है क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ नहीं है, जो लोग पहले जिनका नाम आया लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, अगर जरूरत होगी लड़ेंगे, पार्टी तय करेगी, आप थोड़ी तय करोगे। कब लड़ेंगे? करघर तो कट गया, अब राघोपुर ही बचा ना। बिल्कुल, राघोपुर जा रहे हैं 11 तारीख को, वहाँ बैठ के चर्चा करेंगे। तो राघोपुर ही कहे जा रहे हैं, बाकी जगह इसलिए जा रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो या तो हम अपने जन्मभूमि से लड़ेंगे या राघोपुर से लड़ेंगे। तो करघर का काम हो गया, बाकी सीटों की चर्चा हो रही है। राघोपुर की चर्चा करने के लिए राघोपुर में जा रहे हैं। आपका नाम क्यों नहीं? आप अभी फिर आप नहीं, आप जबरदस्ती उसे कीजिएगा, उससे कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं? आप सुनिए ना, पत्रकारिता की जो आपकी शैली है ये दबंगई मत कीजिएगा। 243 सीट जनसुराज तय करेगा कि कौन लड़ेगा, आप नहीं तय करेंगे और आपका कैमरा नहीं तय करेगा। कब होगा आपका नाम? आप किसी जाके पूछिए दूसरे दल से कि उन्होंने तभी एक लिस्ट नहीं जारी किया है, आप आकर यहाँ एजेंडा चला रहे हो। तब प्रशांत कह रहे थे कि राघोपुर से लड़ सकते हैं। बहरहाल प्रशांत किशोर अगर राघोपुर से चुनाव लड़ते तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होना तय माना जा रहा था। ये भी तय था कि तेजस्वी को थोड़ा बहुत नुकसान भी जरूर होता, लेकिन पीके के इस ऐलान ने सबको चौंका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो प्रशांत किशोर साहब ने रण छोड़ दिया है, ये हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया। लेकिन क्या तेज प्रताप यादव भी ऐसा कर रहे हैं, ये सवाल इसलिए क्योंकि महुआ सीट से उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और यहाँ से चर्चा भी थी उनकी। लेकिन समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट से ताल ठोकेंगे। आखिर तेज प्रताप ने फैसला क्यों लिया, ये सवाल है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में नहीं उतरने का फैसला किया, तो वहीं दूसरी तरफ लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने ऐन मौके पर अपनी सीट बदलने का निर्णय ले लिया। दरअसल तेज प्रताप को लेकर कल से ये चर्चा चल रही थी कि वो महुआ विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह से ही लोगों को इंतजार था कि तेज प्रताप यादव अपने घर से निकलेंगे और अपने समर्थकों के साथ पर्चा भरने पहुंचेंगे। लेकिन अचानक ये खबर आई कि तेज प्रताप ने अपना प्लान बदल दिया है। तेज प्रताप यादव ने 2015 में महुआ विधानसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने चुनाव जीता और जीतकर मंत्री भी बने थे। 2020 में तेज प्रताप को लगा कि महुआ की सीट फंस सकती है, तो आरजेडी ने उन्हें हसनपुर से चुनावी मैदान में उतारा। तेज प्रताप यहां से भी चुनाव जीते। लेकिन इस बार आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई और इस बार वो फिर से महुआ सीट से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे थे। तेज प्रताप महुआ में काफी एक्टिव भी थे और लगातार दौरे कर रहे थे। माना जा रहा था कि तेज प्रताप यहां से लड़े तो आरजेडी को ठीक ठाक नुकसान कर सकते हैं। लेकिन अचानक खबर आई कि तेज प्रताप समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। ये खबर सामने आने के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा होने लगी और सवाल भी उठने लगे। सवाल ये कि क्या तेज प्रताप ने आखिर महुआ सीट छोड़ने का फैसला क्यों लिया? क्या महुआ सीट छोड़ने के पीछे तेज प्रताप की कोई रणनीति है? क्या बैकडोर से तेज प्रताप की किसी से कोई बातचीत चल रही है? नई सीट से चुनाव लड़ने का फैसला उनका खुद का है या लालू परिवार की रणनीति? बहरहाल तेज प्रताप ने समस्तीपुर के जिस मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, उसके बारे में आपको बताते हैं। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट यादव बहुल है और यहाँ यादव करीब 30% के आसपास हैं। मुस्लिमों की आबादी 15% के आसपास है। यहाँ राजपूत वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो वहीं कुशवाहा वोटर्स का भी अच्छा खासा प्रभाव है। आइए अब आपको इस सीट पर 2020 में हुए विधानसभा परिणाम के बारे में बताते हैं। 2020 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार सिंह ने आरजेडी की एजिया यादव को 15,000 वोटों से हराया था। बीजेपी के राजेश सिंह को 70,000 वोट मिले थे, तो वहीं एजिया यादव को 55,000 वोट मिले थे। महागठबंधन में इस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन जिस महुआ सीट से तेज प्रताप ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, वो एनडीए में चिराग के खाते में गई है। महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। पटना में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर ये सीट चाहते हैं। चर्चा है कि तेज प्रताप के इस सीट को छोड़ने के पीछे भी ये एक वजह है। जातीय गणित से साफ है कि यादव और मुस्लिम बहुल सीट होने की वजह से तेज प्रताप ने इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन सवाल ये है कि महागठबंधन में चाहे आरजेडी, कांग्रेस या किसी भी दूसरे दल को ये सीट मिलती है, तो क्या तेज प्रताप उन पर भारी पड़ पाएंगे या तेज प्रताप के यहाँ से लड़ने से महागठबंधन को बड़ा नुकसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कैसे बिहार में राजयोग नहीं नाराज योग चल रहा है। तो इस नाराज योग का एक अहम चेहरा कुशवाहा साहब भी हैं। नाराजगी की खबरें आ रही थी किस सीट को लेकर, महुआ सीट को लेकर। लेकिन दिल्ली जब उन्हें मनाने के लिए, समझाने बुझाने के लिए बुलाया गया, तो करीब 1.5 घंटे गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद खबरें निकलकर ये आ रही हैं कि कुशवाहा मान गए। गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। किस चीज को लेकर नाराजगी है? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं जिसकी चर्चा है। लोग मस्त रहिए, सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। धन्यवाद। तो कुशवाहा मान गए, लेकिन नाराजगी के स्वर तो जीतन राम मांझी के स्टेटमेंट्स में भी झलक रहे थे। 6 सीटें उन्हें ऑफर हुई हैं, जिनमें से 2 परिवार के पास ही हैं। तो फिर जीतन राम मांझी क्यों नाराज है, ये सवाल है। 6 सीट मिली है, हमारे लोग बहुत असंतुष्ट हैं।
एनडीए के साथ ही जीतन राम मांझी ने खुद ही ऐलान कर दिया कि वो असंतुष्ट हैं। लेकिन मांझी क्यों असंतुष्ट हैं? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवारों की लिस्ट में इमामगंज और बाराचट्टी पर ध्यान दीजिए। इन सीटों से दीपा कुमारी और ज्योति देवी को टिकट मिला है। दीपा कुमारी मांझी की बहू हैं और ज्योति देवी मांझी की समधन है। यानी 6 में से 2 उम्मीदवार जीतन राम मांझी के घर के परिवार से हैं, लेकिन मांझी असंतुष्ट हैं। हमारी अपेक्षाएं थी कि हमसे कम 12-13 सीटें हमको मिलेगी, लेकिन 6 सीट मिली है। हमारे लोग बहुत असंतुष्ट हैं। कोशिश कर रहे हैं सबको समझाने का। हम भी असंतुष्ट हैं। प्रयास है कि 6 सीट में 6 सीट ही जीत करके हम लोग विधानसभा में भेजेंगे और एनडीए की सरकार बने, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बने, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं। ये तो हुई इस चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट की बात, लेकिन देखा जाए तो मांझी का परिवार जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ राजनीति में डटा हुआ है। जीतन राम मांझी खुद सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनके बेटे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन बिहार में विधान परिषद के सदस्य और मंत्री हैं। बहू दीपा मांझी पहले ही इमामगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। समधन ज्योति देवी पहले ही बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और तो और जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी भी बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा मांझी की बेटी सुनैना गया नगर निगम में पार्षद रही हैं। लेकिन जीतन राम मांझी फिर भी असंतुष्ट हैं। हमारे लोग बहुत असंतुष्ट हैं। कोशिश कर रहे हैं सबको समझाने का। हम भी असंतुष्ट हैं। और बिहार के चुनाव में महागठबंधन के सीएम फेज के रूप में तेजस्वी यादव जब प्रोजेक्ट हुए हैं, तो इस बीच देखिए आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी भी बने, लेकिन आज नामांकन दाखिल किया और इस दौरान तेजस्वी यादव का एक शक्ति प्रदर्शन का अक्स भी जमीन पर दिखाई दिया। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ राघोपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, तेजस्वी ये कह रहे हैं और राघोपुर की जनता पर पूरा भरोसा है। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा महागठबंधन 243 पर लड़ रहा है, यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2 सीटों पर नहीं, पूरी 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, राघोपुर से जब आज नॉमिनेशन फाइल किया तो पूरे लाव लश्कर के साथ निकले, लालू यादव उनके साथ रहे, राबड़ी मौजूद रही। इस दौरान नॉमिनेशन की तस्वीर आज के दिन की क्या थी, देखिए। हजारों की संख्या में आरजेडी कार्यकर्ताओं का ये हुजूम नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के नामांकन की है। तेजस्वी यादव आज नामांकन के लिए राघोपुर पहुंचे थे, जहां उनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। तेजस्वी के साथ उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी मां राबड़ी देवी भी थी। साथ ही बड़ी बहन मीसा भारती भी नामांकन के दौरान मौजूद रहीं। तेजस्वी ने अनुमंडल पदाधिकारी राम बाबू बैठा के कार्यालय कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद तेजस्वी ने उनको लेकर लगाई जा रही तमाम अटकलों पर न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि सरकार पर करारा हमला बोला। की सरकार एक इंजन भ्रष्टाचार में तो दूसरा इंजन अपराध में है, और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव तय है। लोग मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगवाते हैं, विक्ट्री चाहिए बिहार में। अब बिहार की जनता हर किसने देखेगी। जब नीतीश कुमार के सीएम फेस और जेडीयू में नाराजगी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, तब तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे, बल्कि ललन सिंह चला रहे हैं। अब जनता दल यूनाइटेड संजय झा चला रहे हैं और विजय चौधरी चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड नहीं रहा। ये तीनों नेता बीजेपी के हाथों बिक करके
नीतीश जी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया और पूरा समाज जो है इन लोगों से बदला लेने का काम है। तेजस्वी के नॉमिनेशन के बाद उनकी मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। हो गया, जीत होगा। करीब 2-3 किलोमीटर से जिस तरह से जनता का हुजूम मुझे देखने को मिला है, तो जीत तो आज तेजस्वी की पक्की हो गई है। राघोपुर की कोई चिंता नहीं है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मुझे युवाओं को देख करके आज पता चल गया है। अब तो ये उनका अपना मामला है, ये वो समझे कि एक तरफ उन्होंने बहुत जल्दी में सारी सीटों की उन्होंने कह दिया कि हमारा तालमेल हो गया और अभी आप देखिए कि एक दूसरे के सीटों पे उन लोग अपने कैंडिडेट्स दे रहे हैं। तो हाल तो वहाँ अच्छा नहीं है, लेकिन महागठबंधन ऑल इज वेल। तेजस्वी राघोपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ये तीसरी बार है जब तेजस्वी राघोपुर से चुनावी मैदान में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यहां से हैट्रिक बनाते हैं या फिर इस बार कोई नया खेल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। तो बिहार चुनाव की हर हलचल आपको दिखा रहे हैं। देखिए हॉट सीट्स की जब बात हो रही है तो उसमें सिवान का रघुनाथपुर भी शामिल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को भी टिकट मिला है। तो दूसरी तरफ जेडीयू और जनसुराज की साफ सुथरी छवि वाले नेता को भी टिकट दिया गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता बाहुबली की विरासत पर भरोसा दिखाती है या फिर जनता की शराफत चुनती है। सिवान का रघुनाथपुर विधानसभा सीट अब हॉट सीट बन गया है। वजह साफ है, यहाँ से बाहुबली और पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन के बेटे उसामा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो आरजेडी की तरफ से अभी चुनावी लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन उसामा का यहाँ से चुनाव लड़ना पूरी तरह से पक्का है। सबसे खास बात यह कि उसामा के सामने वैसे दिग्गज मैदान में होंगे जिनकी छवि एकदम साफ सुथरी है और दोनों ही साभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रघुनाथपुर सीट से जहां एक तरफ जनसुराज ने राहुल कीर्ति सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं जेडीयू की तरफ से जारी की गई लिस्ट में विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह यहां से चुनावी मैदान में होंगे। आइए पहले इन दोनों नेताओं की डिटेल आपको बताते हैं। विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह बिजनेसमैन हैं और शुरू से ही जेडीयू से जुड़े हैं। सीवान में इनकी गिनती सभ्य और अच्छे नेताओं में मानी जाती है। इनके ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक केस दर्ज नहीं है और इनकी छवि जनता के बीच साफ सुथरी है। तो वहीं जनसुराज ने राहुल कीर्ति सिंह को टिकट दिया है, वो भी एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। ये 2022 से ही प्रशांत किशोर के साथ जुड़े। इनके चाचा पटना हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं। सीवान में इनके परिवार का कॉलेज भी है और इनके परिवार के कई लोग जुडिशरी से भी जुड़े हैं। 9 अक्टूबर को जनसुराज की तरफ से पहली लिस्ट जारी की गई थी। रघुनाथपुर से राहुल कीर्ति सिंह को टिकट मिलने के बाद उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की थी। क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, मुकाबला तो अपनी जगह है। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि बिहारियों का जो हालत पूरे देश में बना हुआ है, जिस तरह के पलायन के मुद्दे हैं, जितनी तकलीफ़ है, वहाँ की महिला, वहाँ के बच्चे, शिक्षा की प्रॉब्लम जितने सारे हम लोग देख रहे हैं ज़माने से, ऐसा नहीं नया नया खड़ा हुआ है। तो उसको सुधारने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे जो हमारे प्रतिद्वंदी होंगे, उनसे हमको कोई बहुत टेंशन नहीं है या ये नहीं है। हमको तो जो काम करना है उसके लिए, उस उद्देश्य के लिए काम करने के लिए निकले हैं और जो होगा देखा जाएगा। जेडीयू की लिस्ट में विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह को जगह मिलने के बाद उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। एनडीए में सीटों के बंटवारे से पहले उम्मीद की जा रही थी कि ये सीट चिराग के पास आएगी और यहाँ से खान ब्रदर्स के नाम से मशहूर अयूब खान और रईस खान यहाँ से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। रईस खान ने कुछ वक्त पहले चिराग की पार्टी का दामन भी थाम लिया था और वो जोर शोर से तैयारी में भी जुट गए थे। लेकिन पिछले दिनों खान ब्रदर्स के ठिकानों पर रेड पड़ी थी, जिसमें भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। पुलिस ने रईस खान को गिरफ्तार भी कर लिया था। खैर, एक तो ये सीट लोजपा के खाते में नहीं आई और जेल जाने के बाद कम ही उम्मीद है कि रईस खान
चुनावी मैदान में उतरेंगे। ओसामा के सिर पर बाहुबली पिता का ठप्पा है, तो वहीं उनके सामने दो साफ सुथरी छवि वाले नेता मैदान में होंगे। देखना होगा विरासत बचती है या फिर जनता शराफत को चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और इस दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम जो है वो आगे जाहिर किए गए हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है। कल ही मैथिली बीजेपी में शामिल हुई थी और अलीनगर से उनके नाम की घोषणा हो गई है। तो चुनाव लड़ेंगे अलीनगर से मैथिली, वहीं मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, बक्सर से आईपीएस आनंद मिश्रा और सुभाष सिंह को गोपालगंज से टिकट दिया गया है। सोनापुर से विनय कुमार सिंह, हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, बाढ़ से सियाराम सिंह, अईगांव से महेश पासवान और शाहपुर से राकेश ओझा को टिकट दिया गया है। लिस्ट भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तो 12 और उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड से मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं, प्रभाकर इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे इस वक्त मनोरंजन जी, पहले आपका रुख करते हुए, बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ गई है। कल भी हमने देखा कि 10 सिटिंग विधायकों के नाम कटे, आज 3 और के नाम कट गए हैं। सेकेंड लिस्ट के हाई पॉइंट्स क्या है और क्या इम्पैक्ट चुनावी जमीन में इस वक्त दिखाई दे रहा है बीजेपी के इन उम्मीदवारों के नामों के अनाउंस होने के बाद? देखिए, बीजेपी ने इतने नाम अनाउंस कर दिए तो आप सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे अब जल्दी नाम अनाउंस करने का एक छोटा सा जो एडवांटेज होता है वो बीजेपी के पास रहेगा। दूसरी सूची में जो है सबसे बड़ा नाम जो है वो मैथिली ठाकुर का है। कल ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। उम्मीद की जा रही थी कि उनको टिकट मिल ही जाएगी, इसलिए उनको ज्वाइन भी कराया गया था मैथिली के लिए। और सबसे उसमें महत्वपूर्ण नाम जो है एक आईपीएस अफसर साहब का भी है, मिश्रा जी का नाम है, जो कि बक्सर से ही उनको टिकट दिया गया है। बक्सर से ही हैं वो, जो वो एक नॉर्थ ईस्ट में आईपीएस रहे हैं, तो ये उनके नाम की काफ़ी चर्चा थी। तो ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है। कुछ टिकट्स भी बीजेपी ने काटे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि मिश्रा और मैथिली ठाकुर, ये 2 नाम जो है काफ़ी जो है स्ट्राइकिंग नाम है जो दूसरी सूची में लिए जा रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे आगे लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच देखिए, बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बारे में आपको बताया, लेकिन जेडीयू की भी पहली लिस्ट सामने आ गई है और उसमें 3 उम्मीदवारों का टिकट कटा है। कुशेश्वर स्थान से अमन हजारी का टिकट कटा है, वहीं बरबीघा से सुदर्शन कुमार का टिकट कटा है, सकरा से अशोक चौधरी को टिकट नहीं मिला है, जबकि पहली लिस्ट में जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की है। इसमें जो बड़ी बातें हैं, आइए कुछ उन बिंदुओं की तरफ भी आपका ध्यान दिखाएंगे। तो जेडीयू की जो ये लिस्ट आई है, इसको लेकर कुछ और डिटेलिंग इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहली लिस्ट में जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता देते हैं। पहली लिस्ट में जेडीयू ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। वहीं 2020 में 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। पहली लिस्ट में जेडीयू ने 4 महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें मधेपुरा से कविता साहा, गायघाट से कोमल सिंह, समस्तीपुर से अश्वमेध देवी, तो वहीं विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा को टिकट दिया गया है। 3 विधायकों के टिकट काटे गए हैं और जेडीयू ने 5 मंत्रियों को टिकट दिया है। 30 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं, तो वहीं 26 उम्मीदवारों को फिर से टिकट दिया है, यानी इनको टिकट रिपीट हुआ है। खास बात यह है, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के बाद इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक को भी टिकट दिया गया है। अब जेडीयू की सीटें आई हैं, तो आपको बता देते हैं कि ऐसी 3 सीटें देखी थी जिसमें जेडीयू और चिराग पासवान के बीच विवाद चल रहा था, जो नीतीश कुमार की भी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। इनमें सोनबरसा, मोरवा और मटिहानी सीटें शामिल थी। जेडीयू ने तीनों जगह से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दिया गया है, तो वहीं मोरवा से विद्यासागर निषाद और मटिहानी से राजकुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बिहार में कोई पार्टी लिस्ट जारी करे और जातीय समीकरण की बात ना हो, ऐसा कैसे भला हो सकता है? तो जो जेडीयू की भी पहली लिस्ट सामने आई है, उसमें 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है, 6 राजपूत को, 5 भूमिहार कैंडिडेट्स हैं, 3 यादव हैं। तो कुल मिलाकर ये एक तस्वीर आपको हम इस जातीय समीकरण की भी आगे दिखा रहे हैं। और जानकारी के साथ इस पर सीधे ग्राउंड से प्रभाकर हमारे साथ मौजूद है। प्रभाकर, देखिए, जेडीयू की लिस्ट का एक मोटा मोटा एनालिसिस अपने दर्शकों के सामने हमने ग्राफिक्स के जरिए रखा है, लेकिन जमीनी हकीकत और जमीन पर क्या चल रहा है वो आपको मालूम है। जी प्रभाकर, अगर आपको आवाज मिल रही है, जेडीयू की पहली लिस्ट आने के बाद क्या खेमों में हलचल है? जी प्रभाकर, ओवर टू यू।
जी देखिए, अगर आप जेडीयू के लिस्ट की बात करेंगे तो इन्होंने कास्ट समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण दोनों का खासा ध्यान रखा है। और जो गठबंधन होता है, उस गठबंधन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये होती है कि न केवल आपको अपने कास्ट समीकरण का, यानी जेडीयू के उम्मीदवारों के कास्ट समीकरण का आपको ध्यान रखना होगा, बल्कि भाजपा और बाकी आपके जो सहयोगी दल है उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। यही कारण है कि आप देखते हैं कि जब लिस्ट बनती है उसके पहले जॉइंट मीटिंग्स होती हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि अगर 5 ब्राह्मणों को टिकट हमने दिया, यानी कि जेडीयू ने दिया, तो 5 ब्राह्मणों को तो आपको भी देना होगा उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन में, ताकि सभी जाति जो है उन्हें प्रतिनिधित्व मिल सके, सभी क्षेत्र जो हैं वहाँ से कैंडिडेट आ सके, और तभी एक जॉइंट मैसेज जाता है वोटरों में। तो वो एक्सरसाइज पूरी कर ली गई थी। पूरे एनडीए कैंप में हमने देखा कि नंबर्स उन्होंने 4 दिन पहले फ्रीज कर लिया था। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने डिसाइड कर दिया। आप देखिए, बीजेपी ने कैंडिडेट डिसाइड कर दिया, जेडीयू ने कैंडिडेट की घोषणा कर दिया आधिकारिक रूप से, एलजेपी ने कर दी, और बाकी इनके उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की घोषणा हुई पड़ी है। केवल थोड़े से अभी नाराज़ हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ हैं, जो दिल्ली आज गए थे, 1.5 घंटे की उनकी मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ। लेकिन वही आप दूसरे कैंप की बात कीजिए तो वो जो इंडिया अलायंस है या जो महागठबंधन है, वो कंफ्यूज गठबंधन टाइप से अभी लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर ना वो नंबर्स लॉक कर पा रहे हैं, न किस पार्टी को कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जा रही है वो लॉक कर पा रहे हैं, और न ही ये लॉक कर पा रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट है या उम्मीदवार होंगे। उसका नतीजा क्या होगा आप देखिए। आज 15 तारीख को हम बात कर रहे हैं आपसे, 17 तारीख यानी कि परसों 2 दिन के बाद पहला फेज का नॉमिनेशन खत्म हो रहा है। यानी आप कैंडिडेट की अगर घोषणा करेंगे भी तो उन्हें केवल 2 दिन का समय मिलेगा रिस्पेक्टिव अपने कैंडिडेट, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का, वहाँ जाके नॉमिनेशन फाइल करने का। हालांकि उनके दस्तावेज पहले से रेडी होते हैं, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट पूर्णिया का है या किशनगंज का है तो वो 6 घंटे 8 घंटे ट्रैवल करके जाएगा, उसके बाद जाकर नॉमिनेशन फाइल करेगा। 3 बजे तक ही नॉमिनेशन होता है। तो कुल मिला के जो कंफ्यूज गठबंधन है उसे थोड़ी अपनी स्थिति दुरुस्त करनी होगी। एनडीए में लगभग चीजें जो है सेटल दिख रही हैं। जी जी, शुक्रिया प्रभाकर। मनोरंजन भारती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोरंजन जी, देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स को आप बड़े करीब से देखते रहे हैं, बीते कई वर्षों के चुनावों को कवर करते रहे हैं। जिस तरह की सिर फुटअव्वल सीटों को लेकर दिखाई दी, खासकर मैं यहाँ पर उन सीटों का जिक्र करूँगी जहाँ पर जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जहाँ पर जाति आधारित फैक्टर को लेकर सीटें जो है डिवाइड की जाती हैं। ऐसे में चाहे जीतन राम मांझी की नाराज़गी हो, जो परिवार को ही सीटें बांट रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की जिम्मेदारी हो, इन सब के बीच सामाजिक न्याय जो अपने आप में एक बड़ी लड़ाई बिहार में रहा है, एक पॉलिटिकल फैक्टर रहा है, आज की तारीख में उसका क्या अस्तित्व बचा है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब घूम फिर कर जब आप अपने परिवार के लिए ही लड़ने लगते हैं और आपको संख्या भी 6 ही मिले, फिर आपके हाथ पाँव फूलने लगते हैं कि भाई साहब 6 में तो मैं 3 परिवार में ही चले जाएंगे और 3 बाहर चले जाएंगे, फिर बाकी लोग जो है मेरे साथ क्यों जुड़ेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। इन छोटे दलों के साथ ये दिक्कत है। आपने जो कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी महुआ सीट को लेकर के रूठे हुए हैं, अब मुंह फुलाए हैं फूफा जी की तरह। अब दिल्ली तक गए, उनसे मुलाकात हुई केंद्रीय गृह मंत्री से। मुझे उम्मीद है कि वो मामला जो है सुलझ गया होगा। अंदर की बात यह है कि या तो वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं या फिर अपने किसी संबंधी को लड़ाना चाहते हैं, उसको लेकर के वो सीट चाहते थे। वो सीट लोजपा के पास चलेगी। लोजपा की लिस्ट आई है, लेकिन लोजपा ने भी महुआ सीट पर कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। तो ऐसी चीजें गठबंधन में आपको देखने को मिलेगी। जो सामाजिक न्याय है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। जब सीट बंटवारे की बात आती है तो सबसे पहला वो होता है, कर्तव्य ये होता है सब दलों का कि अधिक से अधिक सीटें हथियार लें। जी बिल्कुल, आपने जो ये पॉइंट यहाँ पर बताया, देखिए यही बड़ा सवाल है कि जिन जातियों को ये तमाम बड़े चेहरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आज उस रिप्रेजेंटेशन की ज़मीन पर क्या सूरत है, राजनीति के दायरे में वो कैसे हाशिए पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है, बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, समीकरण तो अब साधने हर राजनीतिक दल को हैं, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन इन सबके बीच बिहार के मतदाता लोकप्रियता को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, प्रभाव को, ईमानदारी को, या फिर बाहुबलियों को? क्योंकि जेडीयू की जो लिस्ट सामने आई है उसमें आज 3 बाहुबलियों के नाम हैं। जेडीयू ने जिस 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उनमें 3 बाहुबलियों की चर्चा हो रही है। अनंत कुमार सिंह मोकामा से, मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह एकमा से और अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे कुचायकोट से। अनंत सिंह ने तो पहले ही मोकामा से पर्चा भर दिया है। मंगलवार को उन्होंने हजारों समर्थकों के साथ
नामांकन दाखिल किया। अब जरा देखिए कि मनोरंजन उर्फ धूमल सिंह कौन है। धूमल सिंह सारण जिले के एकमा से चुनाव लड़ेंगे। धूमल सिंह ने साल 2000 के दशक की शुरुआत में राजनीति में कदम रखा और कई बार विधायक रहे। पुराने चुनावी हलफनामों और मीडिया रिपोर्टों में उन पर गंभीर आरोपों का जिक्र मिलता है। साल 2020 में एकमा सीट से आरजेडी के श्रीकांत यादव विजेता रहे, जबकि जेडीयू की सीता देवी दूसरे नंबर पर थी। अब जेडीयू ने इस सीट पर धूमल सिंह को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इसी तरह अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे गोपालगंज की कुचाई कोट से दोबारा मैदान में हैं। अमरेंद्र पांडे 2020 में जेडीयू के टिकट पर विजेता रहे थे और इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसे बाहुबलियों को लिस्ट में शामिल किया जा रहा है तो आजकल तो कोई आइडियोलॉजी वगैरह तो है नहीं। चुनाव जीतने का ही एक मंत्र रहता है और उस आधार पर ये जो जंगल राज ये सब कहते रहते हैं, तो फिर इनके उम्मीदवारों में भी तो जंगल राज के अक्स नजर आते हैं। तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये जनता भी लेकिन एक तरह से जो जाति पाति में बटी हुई है, वो भी अपने जाति के क्रिमिनल को भी अपना नेता मानती है। तो यही है, चुनाव में अब कोई आइडियोलॉजी वगैरह तो है नहीं, बस जीतना है। राजनीति में अगर लक्ष्य सिर्फ जीत है तो फॉर्मूला भी एक ही है, यहाँ सब जायज है। वैसे बिहार की सियासत जिस दिलचस्प मोड़ पर है, वहाँ जनता ही तय करती है छवि चाहिए या साख।